नमस्कार दोस्तों, मैं सोना दाती स्वागत करती हूँ आपका जीने स्टडी क्लासेस पे। जैसा आपने थंबनेल में देखा, आज की क्लास है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जनरल साइंस के जो 2024 में एग्जाम हुआ था वो सारे क्वेश्चंस में लेके आई हूँ। क्यों लेके आई हूँ ये क्लास, जबकि हमारी 4 क्लासें अभी तक बाकी हैं? फिर भी ये इसलिए लाई हूँ क्योंकि इसके मेन 3 रीजन है। फर्स्ट रीजन तो कभी कभी एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये 2024 में भी हुए रिपीट 2022 से। ऐसा नहीं हर ग्रुप में रिपीट होते, बट कुछ ग्रुप में एक क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है एक क्लास करना। सेकंड कि कभी कभी ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इनके आसपास के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ जाएंगे, ये भी हुआ है। थर्ड ये कि आपको मैं इस क्लास में बताऊंगी कि क्वेश्चन को अटेंड कैसे करना है, हमको अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन। हमको कभी कभी प्रॉपर क्वेश्चन समझ में नहीं आता, हम घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा लेंदी क्वेश्चन दिया हुआ उसको अटेंड कैसे करें। मैं ये भी चीज़ आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना, क्योंकि क्वेश्चन सारे 2024 के सारे ABCD ग्रुप के लिए, प्लस मैंने संस्कृत शिक्षा बैग में जो क्वेश्चन आए थे 24 में वो भी लिए हैं। चलिए चलते अपने टॉप इस पे क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फुलरिन में कार्बन की संकरण अवस्था क्या है। देखिए पहले तो सबसे पहले हमको ऑप्शन देखने होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अपना sp2, फिर sp3, फिर d2 sp3, फिर sp3 d2। तो अब आपने अपना सोचेंगे एक बार तो आपको याद आएगा कि ये तो हमने कहीं पढ़े ही नहीं है ना, पर ये आपने देखे हैं दोनों sp2 और sp3, तो अब इन दोनों में से एक हो सकता है। फिर आप रिकॉल करोगे क्या कि कार्बन के अपरूप कितने थे, 3 थे। आपको याद होगा, आपने मेरी क्लासें की है, जिन्हें की है उनको पता नहीं, जिन्हें नहीं की है वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। डे 1 से डे 19 तक अभी तक सारी क्लासें, उनमें कार्बन और उसके कंपाउंड यौगिक एक टॉपिक है, उसमें ये डिटेल दिया हुआ सारा। तो देखिए कार्बन के 3 अपरूप है। फर्स्ट है हीरा, फिर है ग्रेफाइट, फिर है फुलरिन, है ना। ये 3 अपरूप थे। अब अपरूप होते क्या है? अपरूप वो थे जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते, पर फिर भी उनकी संरचना और उनके गुणधर्म भिन्न होते। जैसे तीनों बनते किससे? कार्बन से। ये भी कार्बन में हो, इनमें सारा कार्बन, इसमें भी सब कार्बन, इसमें भी सब कार्बन। और इनको क्रिस्टलीय भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं क्रिस्टलीय? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फिक्स संरचना में व्यवस्थित होते हैं। कुछ अक्रिस्टलीय अपरूप भी होते हैं जो आपकी बुक में नहीं थे। कुछ अक्रिस्टलीय अपरूप भी होते हैं, जैसे कि चारकोल था, कोयला है, कोयला काला होता है ना, वो उनमें उनकी संरचना फिक्स नहीं होती, इसलिए वो अक्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है क्रिस्टलीय जी है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, ठीक है। अब हीरा, इसको मैंने आपको बोला था इसकी स्ट्रक्चर 3D होती है, इसकी 2D होती है, और इसकी भी 2D स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब इसी से हम ये याद रख लेते हैं कि जो इसकी संकरण अवस्था है वो sp3 है, 3D स्ट्रक्चर की। 2D स्ट्रक्चर की sp2 है, और इस 2D स्ट्रक्चर की भी sp2 है। यानी अब फुलरिन की तो क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको दिख रहा है sp2 है। हो सकता है इस बार हीरा की पूछी जाए, है ना। तो हीरा की संकरण अवस्था sp3 है, क्योंकि sp2 है, और फुलरिन की भी sp2 है। तो अपना आंसर क्या है? sp2, क्योंकि यहाँ फुलरिन पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते अपने क्वेश्चन पे। अब फिजिक्स के क्वेश्चन भारी भरकम दिखते हैं, घबराना नहीं है कि बहुत भारी क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्या है। एक बार पॉज करिए वीडियो और आराम से देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, फिर एक्सप्लेनेशन सुनिए मेरा। देखिए ये क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है कि क्षैतिज मेज पर एक 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रही है। देखिए मेज बना देते हैं, मानिए ये मेज है अपनी, है ना, ये एक मेज, ठीक है। इस मेज पे ये बोल रहा है यहाँ पर एक वस्तु पड़ी है, कितनी? 4 kg की। वो फिसल कर यहाँ से यहाँ तक जाएगी, है ना। यहाँ किस वेग से जाएगी? जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से, यहाँ तक जा रही है। पर ये क्या बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट की पॉइंट इस क्वेश्चन का, आपको क्वेश्चन के की पॉइंट पकड़ने हैं। अगर आपने की पॉइंट पकड़ा, मतलब ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, हमको हिंट देता है। हर क्वेश्चन हमको एक हिंट देगा कि यहाँ आपका आंसर छुपा है। तो आपका आंसर यहाँ था घर्षणहीन। ये वर्ड इसने क्यों लिखा? डायरेक्टली लिख सकता था कि एक वस्तु किसी क्षैतिज मेज पर नियत वेग से फिसल रही है, इसने घर्षणहीन लिखा है। यानी इसका एक मीनिंग है। क्या मीनिंग है? ये बता रहा है आपको कि इस पे कोई घर्षण बल नहीं लग रहा है। अब घर्षण बल क्या कर रहा था कि कोई वस्तु चल रही है ना, उसको पीछे की तरफ धकेलेगी, मतलब उसको अपोजिट डायरेक्शन में जब वो बल लगता है और उसको रोकने का काम करता है। तो यहाँ पर कोई घर्षण, ये घर्षण बल लगता है यहाँ पे, यानी इसकी सतह पर लगेगा यहाँ पर। तो ये घर्षण बल इस तरफ लगेगा, वस्तु इस तरफ जा रही है, तो घर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है, रोकने का काम करता है। ये बोल रहे हैं 0 है ही नहीं। तो वस्तु को रोकने का काम कोई कर ही नहीं रहा है, यानी वस्तु चल रही है तो चलती जाएगी। तो अब ये बता रहे कि इसी वेग से गतिमान बनाने के लिए इसको कौन से बल की आवश्यकता होगी? चाहिए ही नहीं होगा। क्यों नहीं चाहिए होगा? क्योंकि इसको रोकने वाला कोई बल ही नहीं है। तो इसको चलायमान तो ये ऑलरेडी है, चलती रहेगी। और ये है जड़त्व के गति का प्रथम नियम, यानी जड़त्व का नियम। क्या कहता है जड़त्व का नियम? वो नियम क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, और एक नियत वेग से चल रही है तो वो उसी नियत वेग से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। तो इसको किसी बाह्य बल की जरूरत नहीं है।
ये जो गतिमान है वो इसी वेग से गतिमान रहेगी। यहाँ पे इसका आंसर होगा 0। इसको किसी बाह्य बल की जरूरत नहीं है। इवन इस पे जो बाह्य बल लगा तो या तो इसकी गति तेज हो जाएगी या कम हो जाएगी, दोनों में से एक होगा। तो इसको इसी वेग से गतिमान रखने के लिए किसी बाह्य बल की जरूरत नहीं है। कंडीशन क्या थी कि घर्षण बल 0 था। अगर घर्षण बल का कुछ मान होता तो वो इसको धीरे धीरे कम करता, है ना। समझ में आ गया आई थिंक आपको ये। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, इसका एक पॉइंट पकड़ना है कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है हमसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन, रक्त वाहिकाओं के संकुचन और प्रसार का कारण। अब आपको अगर याद नहीं आ रहा है कि जो रक्त वाहिका पेशियां दी, पेशियों तक हमने पढ़ा था, इसमें पेशियां दी हुई है, कंकाल पेशियां, रक्त रेखीय पेशियां, चिकनी पेशियां और कार्डिक हृदय पेशियां। अब देखिए आपको अगर याद नहीं आ रहा है कि रक्त वाहिनियों के संकुचन इनमें से कौन सा था, तो ठंडे दिमाग से ऑप्शंस देखिए एक बार। क्या है ऑप्शन है, कंकाल पेशियां और रेखीय पेशियां। अब आपको पता है कि रेखीय पेशियों को ही कंकाल पेशियां कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सेम टू सेम है, तो दो आंसर तो हो नहीं सकते यहाँ पे एलिमिनेट, यानी आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है। फिर आप देखेंगे कार्डियक हृदय पेशियां, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ हृदय में पाई जाती है, जो जीवन भर चलती रहती है और कहीं नहीं होगी। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा, चिकनी पेशियां। अब आप याद करोगे ना, चिकनी पेशियां ऑप्शन बचेगा तो आपको याद आएगा कि चिकनी पेशियों को अरेखित पेशियां कहते हैं और ये अनैच्छिक क्रियाओं के लिए जो उत्तरदायी, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। यानी अब ये अनैच्छिक क्रिया, रक्तवाहिनी के संकुचन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो ये कौन सी क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है। तो अनैच्छिक जो जितनी भी गतिविधियां होती हैं उस पर किसका कंट्रोल होता है, ये वो कौन करती है, कंट्रोल नहीं सॉरी, वो कौन करती है, चिकनी पेशियां करती है, क्योंकि कंट्रोल तो मस्तिष्क से होता है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। चौथा ये बाह्य स्थानीय जैव विविधता, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ इसके बारे में, फिर आप इस पूरे क्वेश्चन को कर लोगे सिर्फ एक बात बताने से कि जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता होती है कि जितने भी दुनिया के फूल मतलब प्लांट्स होते हैं उसको कहते हैं फ्लोरा, और जितने भी दुनिया में जानवर हैं, जीव है ना, इंक्लूडिंग अस, अपने साथ में जितने भी जीव है उसको कहते हैं फना। फ्लोरा और फना यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जीव और भिन्न भिन्न प्रकार के पादप, उसको कहते हैं जैव विविधता। यानी एक पर्टिकुलर एरिया में, है ना, कितने प्रकार भिन्नताएं हैं पादपों की और जंतुओं की, है ना, उनको कहते हैं हम जैव विविधता। जैसे कि एक जंगल है, उसमें आप समझो 1500 स्पीसीज है पौधों की और 500 स्पीसीज है, स्पीसीज मतलब प्रजातियां, 1500 प्रजातियां हैं पौधों की, 500 प्रजातियां जानवरों की, तो है ना जैव विविधता खूब सारी। और भारत तो बहुत फेमस है जैव विविधता के लिए, यानी भारत में खूब प्रकार के पादप होते, खूब प्रकार के जंतु होते। तो ये तो थी जैव विविधता। अब सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ होंगी, आपके घर के गार्डन में तो होंगी नहीं क्योंकि लिमिटेड प्लांट्स होते हैं, है ना, जानवर भी कीड़े मकोड़े होंगे। कहाँ होती है, फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट उनके लिए उनका खुद का घर है और फॉरेस्ट के बाहर का एरिया क्या है उनके लिए, दूसरा एरिया है, तो फॉरेस्ट उनका घर है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाह्य स्थान जैव विविधता संरक्षण में सम्मिलित है, यानी बाह्य स्थान। अब देखो जैव विविधता के लिए उसका खुद का घर कौन सा था, फॉरेस्ट था, ठीक है, यानी वो फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है, उनका खुद का घर है। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी, संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है। तो ये बाह्य स्थान नहीं हो सकता क्योंकि उनके प्राकृतिक आवास में, उसका खुद के आवास में सुरक्षित रखना बाह्य स्थान नहीं हो सकता। बाह्य स्थान का मतलब उनके आवास से दूर, बाहर वो होगा। यानी ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया था मेरे इतने से एक्सप्लेनेशन से, बट ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, ये भी नहीं समझ में आया, नहीं है। अब एक बार आप थोड़ा सा मैं छोटा करती हूँ इसको, अगर नहीं दिखे तो थोड़ा जूम करके आप इसके ऑप्शंस देखिए। देखिए मेरा काम है आपको ये बताना कि क्वेश्चन को अटेंड कैसे करना, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हो सकता है थोड़ा लंबा बने बट एंड तक देखना, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, एक आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन अटेंड कैसे करना है, ठीक है। अब इसको जूम करके इसके ऑप्शंस देखिए, चारों देखेंगे तो जूम करिए, ऑप्शन देखिए, फिर मेरा आंसर सुनिए। आंसर क्या है कि मैंने आपको बताया उससे सिर्फ आपको बी समझ में आया कि ये हो नहीं सकता, आंसर उसमें सम्मिलित नहीं है ये। अब देखो ऑप्शन 1 में बी है यानी इसका आंसर नहीं, ये सम्मिलित नहीं। ऑप्शन 2 में भी बी है यानी ये भी नहीं। ऑप्शन 3 में भी नहीं है, बट ऑप्शन 4 में भी बी है, ये भी नहीं है। आंसर निकल गया ऑप्शन 3। एग्जामिनर क्या चाह रहा है, एग्जामिनर चाह रहा है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, प्लस आप पीजी किए हुए स्टूडेंट हैं, आप फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं, आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनने जा रहे हैं, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है वो भी यहाँ ये देख रहा है। तो वो आपको बहुत टफ नहीं बना रहा है, इसको देख के आपको लगेगा कि बहुत टफ है, उत्तक संवर्धन क्या हमको नहीं पता, इन विट्रो से हमको नहीं पता, युग्मकों का ताप संरक्षण हमको नहीं पता, बस आपको जैव विविधता पढ़ाई जाएगी तो एक बेसिक जानकारी आपको बताई जाती है, उसी का यूज करके आपको यहाँ पे आंसर निकालना था। कहने का मतलब है आपको करना क्या है कि आपको ऑप्शंस ढंग से देखने हैं, घबराना नहीं है, वरना इस क्वेश्चन को छोड़ के आओगे और सीधा बोलोगे हमको ये पढ़ाया ही नहीं है। ये नहीं करना। एग्जामिनर खुद भी नहीं चाह रहा कि आप बहुत पढ़ो, एग्जामिनर चाह रहा है कि आपने जो पढ़ा है उसको अप्लाई कर पा रहे हो क्या यहाँ पर,
समझ गया? तो आपको ऑप्शंस देखने हैं और फिर उसमें से एलिमिनेट करना है, हो पा रहा है कि नहीं, फिर भी नहीं हो पा रहा है तो फिर ठीक है, अगर हो पा रहा है तो वेल एंड गुड, हो पा रहा है, मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई थी, उससे भी ये हो पा रहा है, क्योंकि उसके ऑप्शंस देखो नीचे आप, सब में तीनों में बी दिया हुआ है, एक में नहीं दिया हुआ, क्योंकि वो यही चाह रहा है कि आपको बी पता रहे कि ये वाला आंसर उसका नहीं है बस। तो आंसर क्या था अपना, थर्ड। ठीक है, बाकी हम ये टॉपिक करेंगे जब जैव विविधता वाला टॉपिक करेंगे तो आपको और भी डिटेल में समझाऊंगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है कि इनमें से युग्म को, इनमें से कौन सा युग्म पहचानना जो यौगिकों का युग्म है ना, यौगिकों का। यौगिक क्या था, तत्व और यौगिक। मैंने दो चीजें बताई थी आपको। तत्व क्या था, तत्व था जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना है, यानी H है तो H2 है, O2 है तो O2 है, N2 है तो N2 है। जबकि ये दो परमाणु से, इन दोनों से मिलकर बना हो, जैसे H2O, यौगिक, उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक। और मैं फटाफट करा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा नहीं तो वीडियो का। तत्व समझ में आ गया, यौगिक समझ में आ गया, आपको रिकॉल करना है। अब आप अगर आपको ये लग रहा है तो ये आपको नहीं आ रहा है, तो अगर आप इस क्लास में नए हैं तो एक बार आप सारे प्लेलिस्ट देखिए, बहुत छोटे छोटे टाइम शॉर्ट वीडियोज है, ऐसा नहीं कि 2-2 1.5 घंटे की वीडियो है, बहुत छोटे छोटे 20 30 40 मैक्स इतने ही वीडियो है, और आपको आराम से समझ में आएगा, वहाँ पे टू दी पॉइंट दिया हुआ है। तो देखो इसमें O3 है, तत्व है ना, यौगिक एक ही है, ये यौगिक है बट ये नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें C है, O है, हाँ ये यौगिक है। इसमें N है, H है, हाँ ये यौगिक है, ये दोनों है। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस देखते हैं। H2, इसमें एक ही परमाणु है, नहीं हो सकता, ये तत्व है। इसमें एक ही प्रकार के परमाणु, नहीं हो सकता, ये तत्व है। C है, O है, हाँ ये यौगिक है, बट P4 एक ही प्रकार के परमाणु है, तत्व है, नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया, आई होप आपको समझ में आया कि यौगिकों का युग्म पहचानना था। यौगिक जिनमें दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं, तत्व जिनमें एक ही परमाणु होता है। सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन थी, आपको समझ में आ गया। जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं ना, वो नोट्स आप अच्छे से देखना, क्योंकि वो नोट्स ही सब पूरा उसमें वो ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में, उसको और कम करके मत पढ़ लेना आप, है ना। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत लिमिटेड कंटेंट दिया है, उसको तो 100% आपको देखना, 100% आपको ध्यान से पढ़ के जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब ये दूसरे ग्रुप हो गया, मतलब वो एक ग्रुप के 5 क्वेश्चन होंगे, फिर मैंने नेक्स्ट 5 लिए। ये मैंने PYQ शॉर्ट्स में भी करवाए हैं आपको, कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उसके प्रकार से सम्मिलित करना है। देखो फर्स्ट और सेकंड जस्ट उल्टी है, कि ये दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, यानी ये A+B है और ये मिलकर AB बना रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, संयोजन, है ना। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन। तो फर्स्ट का क्या है यहाँ पर, C। अब ये देखो, ये एक अभिकारक दो उत्पाद बना रहा है, तो ये क्या कर रहा है, वियोजन। ये क्या हो गया, A। अब ये आपको पता है कि मैंने आपको बताया था विस्थापन अभिक्रिया, जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील को टिक मार के भगा देगा, यानी ये CU को यहाँ ले आएगा और PB यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये थी विस्थापन अभिक्रिया, यानी B। और इसमें हो रहा है डबल विस्थापन, यानी द्विविस्थापन। इसमें दो हो रहा है, Na जा रहा है BA के पास यहाँ पे, है ना, और BA जा रहा है यहाँ पर, तो ये दोनों, ये भी विस्थापित हो रहा है और ये इसके पास आ रहा है, तो एक तरह से क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये BaSO4 के पास चला गया और NaCl के पास आ गया, ठीक है। और Na2Cl2 नहीं बनता है ना, NaCl ही बनता है, फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस करने की जाती है रिएक्शन। तो ये क्या हो गया नेक्स्ट यहाँ पर D। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, आप देख लेते हैं नीचे एक बार, ये किस में दिया हुआ है, ये इसमें दिया हुआ था, मैंने टिक भी कर रखा है, CABD, है ना, ये था, यहाँ देखिए ऊपर, एक बार नीचे कर देती हूँ, ये CABD, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये इंग्लिश में दिया हुआ है। फिर है ये सिरका, जो परिरक्षण के रूप में व्यापक रूप से काम लिया जाता है। ये भी कार्बन वाले में था, कार्बन उसके यौगिक में से। अब देखिए इसमें लिखा है जो ऑप्शंस, उसमें एक चीज देखिए यहाँ पे 5 to 8%, जबकि मैंने आपको लिखा है 3 to 4%। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये मत टेंशन लेना कि आपने तो 3 to 4% लिखा है, यहाँ 5 to 8 आ गया, क्योंकि सब में 5 to 8 है। अगर एक अलग आता ना 3 to 4, 5 to 8, 7 to 8, तब तो आपको टेंशन होती। सब में एक दिया हुआ है तो आपका तो ये पोर्शन गायब ही हो गया है सोचने का। NCERT में 3 to 4% लिखा हुआ है, जो मैंने आपको एज इट इज लिखवाया है, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ क्या दिया, पानी में, ये भी कॉमन हट गया। अरे आपको पूछना क्या चाह रहे हैं, बीच का पार्ट, एग्जामिनर इनमें से ये इसका डिफरेंस आपको पूछना जा रहा है। तो सिरका क्या, सिरका एसिटिक अम्ल से रिलेटेड था, क्योंकि आपने दो पढ़े थे, एथेनॉल और एसिटिक एसिड, है ना। एथेनॉल पढ़ा था, एसिटिक एसिड पढ़ा था। एसिटिक एसिड में मैंने 4-5 पॉइंट बताए थे और मैंने बोला था इन पे सारे PYQ सब पे आए हुए हैं। तो वो एक टाइप है एसिटिक, पानी में एसिटिक एसिड का 5 to 8% गोल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक उत्तापक, आपको याद है मैंने क्लास में बताया था कि उत्तापक एक हिंदी वर्ड, जो हिंदी के वालों को समझ नहीं आए, इसका मतलब होता है एलिवेटर, है ना। एलिवेटर यानी लिफ्ट। तो हम उत्तापक की जगह लिफ्ट पढ़ेंगे। एक किस उत्तापक का क्वेश्चन एक जगह और आया हुआ है किसी एग्जाम में, वो न्यूटन के 3rd लॉ पे था, और यहाँ पर है बैलेंस फोर्स पे। देखिए क्या है कि एक लिफ्ट को आलंबित करने वाली डोरी में तनाव लिफ्ट के भार के समान है, तो लिफ्ट जा रहा हो सकता है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि
ये लिफ्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ मैं एक लिफ्ट बना रही हूँ, ये लिफ्ट है, यहाँ पे एक डोरी लगी हुई है। ये बोल रहे इस डोरी में जो तनाव है इसका यहाँ पे डोरी है, डोरी में अगर तनाव है यानी वो खींची हुई है, खींची हुई मतलब कुछ वेट से उसको होल्ड किए हुए लिफ्ट को। तो कैसे होल्ड किए हुए कि ये इसमें जो तनाव है ये इस लिफ्ट के भार के बराबर है। अब लिफ्ट का भार क्या होगा? लिफ्ट का भार वो होगा जो वो पृथ्वी पर, जैसे हमारा भार क्या है, हम जो बल पृथ्वी पर लगा रहे हैं वही हमारा भार है, वैसे ये लिफ्ट जो पृथ्वी पर बल लगाएगी वही उसका भार होगा। और आपको मैं बता दूं, आप जो पृथ्वी पर बल लगा रहे हो वही बल गुरुत्वाकर्षण बल है। एक तरह से वही गुरुत्वाकर्षण बल आपको, पृथ्वी उसी बल से आपको खींचती है, वही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो लिफ्ट पे जो बल लगेगा यहाँ पे, ये इस तरफ खींचेगी लिफ्ट को, कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल F है, जैसे वो उसको खींच रही है इस तरफ, और किसके बराबर? ये इसके भार के बराबर है ना वो गुरुत्वाकर्षण बल। और डोरी में तनाव भी किसके बराबर है? इसके भार के बराबर है ना। वो भी किसके बराबर है? इसके भार के बराबर है। तो कुल मिला के डोरी जो ऊपर से इसको खींच रही है वो, और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे से खींच रहा है वो, ये दोनों इक्वल है। अब आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर इक्वल बल लग रहा है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, ठीक है। बट यहाँ ऑप्शन देखिए, यहाँ ऑप्शन है कि ऊपर की ओर बढ़ती चाल से, नीचे की ओर बढ़ती चाल से, ऊपर की ओर नियत चाल से, नीचे की ओर नियत, यानी ये स्थिर अवस्था की बात नहीं कर रहे, यानी ये गतिमान है, ये गतिमान की बात करें। अब इसका मतलब कि अगर ये गतिमान है और इसके ऊपर दोनों तरफ से समान बल लग रहा है तो ये समान वेग से, समान चाल से गतिमान होगी, इसका मतलब ये है। तो अब क्या होगा? ये बढ़ती चाल से फर्स्ट नंबर नहीं होगा, सेकंड भी बढ़ती चाल से, ये ऊपर है नीचे है, पर दोनों बढ़ती चाल से तो हो ही नहीं सकता। अब देखो, ऊपर की ओर नियत चाल से, हाँ नियत चाल से हो सकता है, नीचे की ओर नियत चाल से हो सकता है, क्योंकि इसने डायरेक्शन तो दी नहीं थी कि लिफ्ट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, तो ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, वो गति कर रही है। उन्होंने उनको ये समझ में आया क्योंकि ये सब चाल का दिया हुआ, यानी ये गतिमान है। अब ये समान फोर्स से ऊपर और नीचे से खींच रही है, यानी नियत वेग से गतिमान होगी, ना तो वो वेग बढ़ा सकता, ना वो वेग घटा सकता, क्योंकि ये दोनों बल क्या है? समान है। अगर इसमें से एक भी बल ज्यादा या कम होता तो शायद इसकी गति में परिवर्तन आता। तो क्या होगा इसका आंसर? ऊपर की ओर भी नियत चाल से और नीचे की ओर नियत चाल से, ये दोनों इसके राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। आई होप आपको ये समझ में आया। कुछ नहीं था, नॉर्मल चीज थी, सिर्फ इतना समझना था। इसका कीवर्ड कौन सा था? इसका कीवर्ड था लिफ्ट के भार के बराबर। अब आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल जो मैं नीचे खींच रहा है वो हमारे भार से वो उतना ही बल लगता है, दोनों सब समान लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 39। अब ये क्या, मुझसे डायग्राम बन नहीं रहे थे इसलिए मैंने एज इट इज इसको लिया है, ठीक है। देखो पीछे जो क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन आपको डराने के लिए नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कि आपको अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं, आपको अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, वहां पे डरना नहीं, घबराना नहीं है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आए, हो सकता है इस बार नहीं भी आए, क्योंकि इस बार नया टॉपिक ऐड हुआ है, विद्युत और ध्वनि ऐड हुआ है, बायोलॉजी में भी ऐड हुआ है, तो नया टॉपिक में से क्वेश्चन बनने के भी चांसेस हैं। तो घबराना नहीं, कुल मिला के मेरा काम यहाँ पे आपको मोटिवेट करना, डिमोटिवेट करना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इसको सुमेलित करना, कॉलम ए कॉलम बी को। कॉलम ए पे क्या है? वस्तु पर लगाया गया बल, और कॉलम बी है किया गया कार्य। तो अब आपको ये धनात्मक बल, ऋणात्मक बल और शून्य बल में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में समझाऊंगी नहीं, मैं सीधा सीधा समझाऊंगी आपको कि फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है और विस्थापन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, एस है ना, तो इस दोनों के बीच में बनने वाला कौन हो गया? जीरो। और ये अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा? ये धनात्मक कार्य होगा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है। और यही दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये फोर्स इधर है और विस्थापन इधर है, ये एस, तो क्या हो जाएगा? ये ऋणात्मक हो जाएगा। और अगर बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, इसमें बनने वाला कौन सा होता है? 90 डिग्री का। और अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो कार्य क्या होता है? शून्य होता है। ऐसा क्यों होता है आपको पता होगा, मैंने आपको लिखवाया था F इंटू एस कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू, यहाँ पर इस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, और कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो धनात्मक होती है हमेशा। यहाँ पर cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, इसलिए इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू होगी cos 80, 180, है ना, दोनों अलग दिशा में ना, इस तरह से। तो ये जो बीच में एंगल बनेगा ना, ये वो 180 का बनेगा पूरा। तो cos 180 की वैल्यू हमेशा ऋणात्मक में आती है, तो ये जो आंसर होगा वो पूरा ऋणात्मक में आएगा। इसका रीजन ये था। बाकी आपको आई थिंक ये लर्न, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसमें आया हुआ है 2020 में आया हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो पॉजिटिव नेगेटिव और शून्य वाला। अब कल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, कुछ गतिविधियां जो मस्तिष्क के एक हिस्से के कारण संभव है। बहुत ही रिसेंट मैंने पढ़ाया है। प्रमस्तिष्क हम वो कहते हैं सेरिब्रम को, और अनुमस्तिष्क है सेरिबेलम, है ना। नहीं हो तो आप इंग्लिश वाला देख लेना, उसमें भी समझ में आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था
कि सेरिबैलम क्या करता है, परिशुद्धि करता है इच्छिक क्रियाओं की, जिसमें क्लियर ये एग्जांपल लिखवाया था कि सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना इंक्लूड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैंने साथ में ये भी बताया कि मेंडुला ऑब्लिगेटा अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। उसमें 2-3 एग्जाम्पल दिए, रक्तचाप का एग्जाम्पल दिया था, उल्टी आने का दिया था, लार आने का दिया था, वो सब केवल कंट्रोल करता है मेंडुला ऑब्लिगेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है उष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा? 4 एग्जाम्पल दिए, इनमें से कौन सा है इसमें से? अब देखिए 1, 2 और 3, अगर आपको याद हो तो ये तीनों उदाहरण किसके हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया के। यानी इन तीनों में ही एनर्जी क्या होगी? एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी। ये क्या होंगे? एक्सोथर्मिक होंगे। मैंने आपको कहा था ये एक्सोथर्मिक है। अब ये क्यों दिया है? क्योंकि कंफ्यूजन के लिए। विघटन अभिक्रियाएं अधिकतर क्या होती है? उष्माशोषी होती है। बट यहाँ पर साग सब्जियों का विघटन उष्माशोषी नहीं होगी, उष्माक्षेपी होता है। सीएमएस दहन भी उष्माक्षेपी होता है, एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी निकालता है। और श्वसन भी क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी निकालता है। अगर अगली बार क्वेश्चन आ जाए श्वसन कौन सी अभिक्रिया, तो कौन सी? उष्माक्षेपी। ये 3 ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में और इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो अब ये तीनों तो उष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक निकाल रहे हैं, तो उष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक कौन सी है? ये एंडोथर्मिक यानी उष्माशोषी, जो उष्मा का शोषण कर रहे हैं। एंडोथर्मिक यानी ये क्या है? उष्मा का शोषण कर रहे हैं। विघटन हमेशा वैसे तो उष्माशोषी अभिक्रिया ही होती है। सिर्फ शाक सब्जियों का, वनस्पतिक ऊतक का कंपोस्ट में विघटन है, वो एनर्जी दे रहा है। बाकी सारे विघटन में एनर्जी लेते हैं, तो वो उष्माशोषी होते हैं। डन, याद रहेगा ये तीनों जो ऊपर दी हुई है वो उष्माक्षेपी का उदाहरण है, और बाकी जो विघटन अभिक्रिया होगी वो उष्माशोषी होगी। ठीक, चलते आगे नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? W1 भार की एक वस्तु W2 भार की चेन के द्वारा किसी कमरे की छत से लटकाई जाती है। तो छत जो है वो चेन को किस बल से खींचेगी यदि वस्तु स्थिर है? देखिए ये जो है फोर्स इसके बराबर होगा, ये छत है, यहाँ से एक चेन लटक रही है और यहाँ एक पंखा लगा हुआ है, ठीक है, पंखा लगा हुआ है। चेन का वेट है W2 और पंखे का वेट है W1। तो ये बोल रहा है कि जो छत है वो इस चेन को किस बल से खींचेगी। अब सिर्फ चेन को तो खींचे नहीं, क्योंकि चेन के साथ ये पंखा लगा हुआ है, तो जो चेन को खींचने का बल होगा उसमें पंखे का बल इंक्लूड होगा। तो क्या होगा? वो बल W1 प्लस W2। अब देखिए मैंने यहाँ ना तो कोई कॉन्सेप्ट लगाया ना कोई नियम लगाया, सिंपली भी आंसर निकल रहा बिना किसी कॉन्सेप्ट के लगाया भी। कैसे? कि छत किस बल से खींचेगी? छत इस चेन को W1 से नहीं खींचेगी, क्योंकि इसके नीचे पंखा लगा हुआ है। तो चेन ने उस पंखे को भी होल्ड कर रखा है। तो जब चेन ने उस पंखे को भी होल्ड कर रखा है तो छत, चेन और उस पंखा दोनों को खींचेगी एक तरह से। तो किससे खींचेगी? W2 प्लस W1। अब ये जो पंखा है वो चेन के वेट में इंक्लूड हो रखा है एक तरह से, है ना, इसलिए वो क्या होगा? W1 प्लस W2। तो इसका आंसर क्या होगा? W1 प्लस W2। कोई कॉन्सेप्ट तक नहीं लगाया अभी मैंने, उसके बिना ही आंसर निकल रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यदि एक कार का द्रव्यमान 2000 kg है तो कार को 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक ले जाने में किया गया कार्य। एक आपको याद होगा, मैंने कार्य W कहो या एनर्जी कहो, है ना, इसके लिए मैंने एक बताया था आपको गतिज ऊर्जा एक तरह से ये। तो मैंने इसमें आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर समान वेग से गति कर रही है कोई वस्तु तो होगा 1/2 mv², ठीक है। और अगर वेग एक से दूसरी जगह बढ़ रहा है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बढ़ रहा है, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? W/E का 1/2 mv² माइनस u²। इसमें v तो क्या है? इसका अंतिम वेग, u क्या? इसका प्रारंभिक वेग। ये फॉर्मूला मैंने आपको क्लियर बताया था कि अगर वेग में 2 वेग आते हैं आपके पास, प्रारंभिक अंतिम, तो आपको फॉर्मूला लगाना ये, और अगर एक आता है तो लगाना ये, है ना। अगर इसकी जगह लिखा था यदि एक कार का द्रव्यमान 2000 kg है और 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो किया गया कार्य, फॉर्मूला ये, ओनली 20 आता है। तो अब 10 से 20 आ रहा है तो फिर ये लगेगा, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा आंसर? 1/2 m कितना दे रखा है यहाँ पे? 2000। v कितना है? v अंतिम वेग है जो कि 20 है, ये देखिए 20 है ये, तो 20 का स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर है ना, माइनस u क्या है? प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग कितना है? 10 यानी ये 10 का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ, ठीक है। अब इसमें 2 से ये 2 कट गया तो पीछे क्या बचा? यहाँ 1000, और ये 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। तो माइनस करने पर क्या निकलेगा? 300। तो आंसर क्या आएगा? ये 1000 एज इट इज यहाँ लिख दो, 1000 इंटू इसको माइनस करेंगे तो निकलेगा 300। तो आंसर क्या आएगा? देखो 3 का 3, 3 1 जा 3, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। ये तो है जूल में, और आंसर देखिए आपके सारे केजी में दे रखे हैं। तो केजी के क्या करेंगे? 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो आंसर कितना आया? 300 किलो जूल बन जाएगा अभी, ठीक है। तो 300 किलो जूल ये इसका आंसर।
समझ में आ गया? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं। कार्बन की एक अपरूप फुलरीन में फिर अपरूप का क्वेश्चन आया, देखिए क्या होता है इसमें, होते हैं 26 सदस्य बल है और 12 5 सदस्य बल है, ये याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की संतुलित नहीं है, संस्थिति है ये, सॉरी संतुलित नहीं है, संस्थिति है, यानी उसकी स्थिति एक तरह से पॉस्चर उसका संस्थिति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा भाग उत्तरदायी? आपको पता है प्रमस्तिष्क सेरिब्रम को कहते हैं जो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, और अनुमस्तिष्क सेरिबैलम को कहते हैं जो क्या करता है, स्थिति ये संतुलन बनाता है, बैलेंस करता है और उन क्रियाओं की परिशुद्धि करता है ना, इच्छिक क्रियाओं की। मैंने ये चैप्टर में पढ़ाया है, एज इट इज क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, सेरिबैलम यानी अनुमस्तिष्क, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लंबा दिख रहा है आपको अजीब सा, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें एक ही साथ 3-4 कॉन्सेप्ट आए हुए हैं, ठीक है। देखिए कैसे, इसको अच्छे से देखना क्योंकि हो सकता है इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग ही अगला क्वेश्चन आ जाए अगले 2026 में, है ना, इसके आसपास का कॉन्सेप्ट आ जाए। तो देखो ये बोल रहा है कि एक कण पर अचर नियत परिमाण का एक बल लगाया जाता है, यानी बल का मैग्नीट्यूड फिक्स है, वैल्यू फिक्स है, अगर 5 न्यूटन है तो 5, 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन, ठीक है, जो कण के वेग के हमेशा लंबवत रहता है। अब वेग के लंबवत रहता है मतलब वेग हो रहा है तो कुछ ना कुछ विस्थापन ही है, और वेग और विस्थापन एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यानी वो विस्थापन के भी लंबवत है, ठीक है। अब आपको पता है अगर बल F एंड S दोनों एक दूसरे के लंबवत हो ये, तो W बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा हो रहा है, 90 डिग्री का, एक दूसरे के लंबवत है तो एंगल 90 डिग्री का है, तो वर्क डन 0 है। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज का अगर वर्क डन 0 है तो उसमें एनर्जी नहीं लगेगी, क्योंकि जब कार्य करेंगे तभी वो एनर्जी खर्च होगी। अगर कार्य ही नहीं कर रहे हैं तो एनर्जी नहीं जा रही है, अपनी खर्च ही नहीं हो रही है, तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी यहाँ पर यानी एक तरह से ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी, स्थिर होगी। ये कौन सी, सिर्फ गतिज ऊर्जा है ना, ये गतिज ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी, स्थिर होगी, क्योंकि वर्क डन 0 है तो एनर्जी खर्च ही नहीं होगी, वो स्थिर रहेगी, जितनी है उतनी रहेगी। अब अगर गतिज ऊर्जा स्थिर है तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला देखिए 1/2 mv², यानी वेग भी स्थिर है यहाँ पर, तभी वेग स्थिर है तभी तो गतिज ऊर्जा भी स्थिर है। अगर वेग चेंज हो जाता है तो गतिज ऊर्जा चेंज हो जाती, कहने का मतलब वेग भी स्थिर है। इससे 3 कंक्लूजन निकाले हमने, एक तो वर्क डन 0 है यहाँ पर, है ना, सेकंड यहाँ पर ऊर्जा स्थिर है, क्योंकि अगर वर्क डन 0 है तो ऊर्जा भी जरूरत नहीं, जब कार्य किया ही नहीं तो ऊर्जा कहाँ से लगेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये इससे क्या है, वेग भी स्थिर है, तो आप कह देंगे कि वेग भी स्थिर है, इसमें ऑप्शन ये थर्ड होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ कि वेग के स्थिर होने के लिए 2 तरीके देखे जाते हैं, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट वेग में, एक तो इसकी वेग की वैल्यू क्या है, क्या वो चेंज हो रही है, स्थिर है, दूसरा उसकी दिशा, यानी अगर वेग 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है नियत वेग से, पर उसके साथ उसकी दिशा चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि वेग स्थिर नहीं है, क्योंकि वेग में दोनों में से कोई भी एक चीज अगर चेंज हो रही है, यानी अगर दिशा फिक्स है और वैल्यू चेंज हो रही है तो भी वेग स्थिर नहीं है, मतलब वेग चेंज हो रहा है इसका मतलब, और अगर वैल्यू इसकी फिक्स है और दिशा चेंज हो रही है तो भी वेग चेंज हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती आपको, मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि वेग को स्थिर रखने के, स्थिर माप देखने के लिए 2 एस्पेक्ट देखे जाते हैं, 2 तरीके, दोनों चीजें, कि वेग एक तो नियत हो और एक सेम डायरेक्शन में चल रहा हो, तभी वो होगा। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेग क्या होगा, वो स्थिर नहीं होगा। और क्योंकि आपने अगर W बराबर 0 का एग्जाम्पल देखा होगा तो आपने अभिकेंद्री बल देखा होगा, 2 एग्जाम्पल दिखाए थे मैंने आपको, एक तो कि एक जैसे मैं हूं, मैंने हाथ पे एक थैली पकड़ के रखी है ना, या सर पे कोई भार उठा के रखा है और एक जगह खड़ी हूं, तो अब मेरा वर्क डन क्या होगा, अब मेरा भार लग रहा है सर पे हालांकि, पर वर्क डन विस्थापन तो नहीं हो रहा है, तो फिर वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, विस्थापन होना जरूरी है ना। दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया था अभिकेंद्री बल, अगर आपको याद है, नहीं याद है तो नोट्स में देखना, कि कोई भी गोलाकार पथ में जो चीज होती है, जैसे भिलौना कर रहे हैं ना, उस पर जो बल लग रहा है सेंटर से लग रहा है, उसको अभिकेंद्री बल कहते हैं। आप ये रस्सी ली, यहाँ पे पत्थर बांधा, हाथ बीच में रखा और उसको ऐसे 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 घुमाओ, फोर्स कहाँ से लग रहा है, सेंटर से, और गति कहाँ हो रही है, ऐसे चारों तरफ यहाँ पे, तो वो जो बल लगता है सेंटर से, यहाँ पे हम बल लगा रहे हैं और गति हो रही इस जगह, तो बल ये इसका एंगल क्या बन रहा है, सॉरी 90 डिग्री का बन रहा है एंगल, यानी वर्क डन 0 है। अब इसमें याद रखना, जहाँ वर्क डन 0 है वहां पर डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी, क्योंकि वो अभिकेंद्री बल है, हर पल घूम रहा है, गोल घूम रहा है, यानी हर जगह हर पल उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब वेग हालांकि यहाँ पर सेम है, क्योंकि गतिज ऊर्जा सेम है तो वेग भी सेम है, बट ये दिशा चेंज हो रही है, इसी कारण इसका वेग स्थिर नहीं है। वेग स्थिर नहीं है इसलिए त्वरण भी स्थिर नहीं है। त्वरण क्या होता है,
वेग में चेंज त्वरण होता है, और वेग में तो चेंज हो रहा है क्योंकि दिशा में चेंज हो रही है, तो वेग में चेंज हो रहा है, तो त्वरण में भी चेंज माना जाएगा। तो वेग और त्वरण स्थिर नहीं है, ओनली गतिज ऊर्जा है। अब इसमें अगर अगले साल ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक कोई कार गोलाकार पथ पे नियत वेग से चल रही है, तो उसका वेग स्थिर होगा अस्थिर होगा, वेग और त्वरण दोनों दे दे, तो क्या होगा? अस्थिर, स्थिर नहीं है। अगर कोई कार, इसके साथ में एक नया क्वेश्चन आप बोलते हो ना, नया क्वेश्चन, ये देखो मैंने कहा अगर कोई कार वृत्ताकार पथ पे चल रही है और समान वेग से, वेग मतलब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही, समझो, ठीक है, कोई कार है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वृत्ताकार पथ पे चल रही है, ठीक है, तो इसका जो वेग होगा वो क्या होगा? स्थिर होगा अस्थिर होगा? वेग और त्वरण दोनों दे दे, है ना, तो ऑप्शंस बनाने में आसानी होगी। वेग और त्वरण क्या होंगे? अस्थिर होंगे, स्थिर नहीं हो सकते। भले ही उनका मैग्नीट्यूड मतलब उनकी वैल्यू सेम चल रही है, फिर भी वो स्थिर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी दिशा, गोलाकार पथ पे दिशा हर सेकंड चेंज हो रही है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए और मैं समझा पाई हूँ आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते। हाँ, जब हार्मोन एड्रेनालिन स्रावित हो रहा है, ये अभी रिसेंटली हमने टॉपिक पढ़ा है, आपने देखा था जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था, मैंने बताया था कि जब एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है उसको आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, और हमें डर के लिए तैयार करता है, डर की स्थिति के लिए। तो क्या होता है जब डर लगेगा? हृदय धीरे धीरे धड़केगा? ना ना ना, हृदय तो बहुत फास्ट धड़कता है। रॉन्ग। कंकाल पेशियों में यानी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा, मैंने कहा था ऑक्सीजन बढ़ेगा और मांसपेशियों में, याद है? ये भी नहीं। श्वसन दर कम होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। हृदय जब तेज धड़केगा तो श्वसन भी तेज होगी, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है पाचन तंत्र और त्वचा में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ये। नेक्स्ट चलते हैं। अब सेम क्वेश्चन देखो, ग्रुप में, इस 2 ग्रुप में आया क्वेश्चन सेम है, एक ही एग्जाम 2024 में। ये साग सब्जियों का विघटन फिर से आया, उसमें दिया था कि ऑप्शन में दिए थे ये, और यहाँ पे इसका क्वेश्चन पूछ लिया। तो साग सब्जियों का विघटन होने के बावजूद ये क्या है? ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, यानी एनर्जी देती है। वैसे विघटन अभिक्रियाएं एनर्जी लेती है, पर फिर भी साग सब्जियों का विघटन जो है वो ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक है, रिलीज करती है एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या है? ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति लिफ्ट के फर्श पे खड़ा होकर एक सिक्का गिराता है। देखो इस क्वेश्चन को समझो, एक लिफ्ट है, ठीक है, इसमें एक व्यक्ति खड़ा है, इसके हाथ से इसने यह सिक्का गिराया। जब लिफ्ट स्थिर थी, 2 पॉइंट है यहाँ पर, क्या क्या है? एक तो लिफ्ट स्थिर है जब है, और एक लिफ्ट समान चाल से चल रही है, दोनों, ये दोनों चीजें। तो जब लिफ्ट स्थिर है और उसने सिक्का गिराया यहाँ पर, तो ये T1 टाइम से पहुंची, ठीक है। अब ये तो था स्थिर में, अगर एक समान चाल से गतिमान है फिर इसने सिक्का गिराया, यहाँ पहुंचा, वो सब पहुंचा T2 में। तो इनका T1 और T2 के बीच संबंध क्या होगा? आपको लगेगा कि मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला बताया नहीं, मैंने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बताया नहीं, बट ये किस पर डिपेंड है? जड़त्व पे। क्योंकि जो 2 वर्ड है ना, स्थिर है और समान चाल, ये दोनों जड़त्व से रिलेटेड है, मतलब दोनों ही जड़त्व बता रहे हैं आपको। ये आपके क्लिक होना चाहिए, दोनों चीजें जड़त्व से रिलेटेड है। यानी अगर वस्तु समान है या स्थिर चाल से चल रही, दोनों जड़त्व के अंदर, यानी दोनों का जो टाइम होगा ना सिक्के का गिरने का, वो फिक्स होगा, क्योंकि दोनों एक ही अवस्था है, समान अवस्था, जड़त्व की अवस्था है। तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा? T2। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है ये, कॉर्क कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें गैसों एवं पानी के लिए अभेद बनाता है, वो क्या है? मैंने आपको बताया था कासू। कॉर्क कोशिकाओं में क्या होता है? सुबेरिन। और मरकट मरुस्थलीय पादपों में होता है क्यूटिन। तो क्यूटिन तो होगा मरुस्थलीय पादपों में, इसका आंसर कॉर्क कासू यानी सुबेरिन। कॉर्क कोशिकाओं में क्या होगा? सुबेरिन। देखिए अब ये क्वेश्चंस देखिए, ये संस्कृत शिक्षा विभाग स्कूल व्याख्याता 2024 के, इसके पेपर सबसे टफ माने जाते हैं। इनके क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, एक बार मैं जूम कर देती हूँ इसको, आई थिंक आपको आराम से दिख रहा है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक है? अब आपको याद होगा कि मैंने आपको एक मोल कॉन्सेप्ट करवाया था, ये उसका क्वेश्चन है। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, ठीक है। उसको करना इतना इजी काम नहीं होता है। मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन कर रहा है वो एक्चुअली मास्टर है, उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। इसका मतलब ये देखिए, सुक्रोज है, ये दिया हुआ है, आपको याद होगा जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन सब का परमाणुओं का एक खुद का भार होता है। जैसे कार्बन का था 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 और कैल्शियम का Ca। एक टेबल बताई थी मैंने आपको, कैल्शियम Ca का 40, एक टेबल बताई थी मैंने आपको, उसमें वो लिखे हुए थे। अब अगर एक कार्बन का 12 है तो 12 कार्बन का कितना होगा? देखो एक कार्बन का अगर 12 है तो 12 कार्बन का कितना होगा? ये तो हो गया 12, इसका ये परमाणु द्रव्यमान, और ये टोटल 12 कार्बन, तो टोटल कितना हो गया? 144, ठीक है। अब लेते हैं हम हाइड्रोजन। अब लेते हैं हम हाइड्रोजन का, देखो इसके कितने परमाणु है? ये 22 है ना। अब इसमें इसका भार कितना? 1, ओनली 1, तो कितना हो जाएगा? ओनली 22। और ये क्या है?
ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पे कितने लिए? टोटल 11। और एक परमाणु का क्या होता है ऑक्सीजन का भार? 16। तो हम 11 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 11 ऑक्सीजन के परमाणु भार आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा? अणुभार सॉरी, वो आ जाएगा यहाँ पर 16176। इसको आप जोड़ोगे तो मुझे ऐसे याद है इसका 342 होता है सुक्रोज का, तो 342 आंसर आएगा। अब क्योंकि 342 1 मोल का है और यहाँ पे 0.2 मोल है यानी कम हो जाएगा, है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 68.4। ये बाहर निकला इसका। इसी तरह आपको CO2 का करना है, इसी तरह आपको CaCO3 का करना है, इसी तरह आपको H2O का करना है। सबसे ज़्यादा जैसे मैं बता दूँ इसको करके देखना, फिर भी 44 इसका मोलर मास है और इसका मोलर मास होगा 100 और इसका मोलर मास है 18। आप करके देखना, फिर इनको कुछ नहीं करना, इसको मोल से मल्टीप्लाई कर दो टोटल निकल जाएगा। यानी 1 मोल का अगर 44 है तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? 88 CO2 का। इसी तरह आपको ये निकालना और देखना है कि किसका सबसे ज्यादा होता है। ये आपको खुद के हिसाब से करना और इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता चले कि कौन ये कर सकता है ना। मोलर मास तो मैंने ये मोल कॉन्सेप्ट तो आपको करवाई है, थोड़ा मैथमेटिकली है, बट आई थिंक आप कर लेंगे। जिन्होंने क्लासें की वो तो कर ही लेंगे। नहीं भी कर पाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, निम्नलिखित यौगिकों में से OH को हम क्या कहते हैं? एल्कोहल। आपको याद होगा OH को हम कहते हैं एल्कोहल। एक क्रियात्मक समूह है तो उसका नाम इनमें से कौन सा यौगिक है वो? अब एल्कोहल ब्यूटेनॉल, देखो ब्यूटेनॉन कीटोन का था, याद होगा आपको, है ना। तो एल्कोहल ब्यूटेनॉल, ये राइमिंग भी हो रहा है ना। तो मैंने आपको कहा था कुछ वर्ड्स राइमिंग के, सिर्फ ये राइमिंग का नहीं था। एल्डिहाइड का नेल था और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नोइक आता था पीछे, ये भी कार्बन और उसके कंपाउंड में आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसका आंसर क्या है? ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है न्यूटन की गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है, ठीक है। कथन आपको पता है, तो इसके साथ क्या क्या ऐड कर रहे हैं? समान पिंड पे लगती है, बिल्कुल नहीं लगती। न्यूटन की गति का थर्ड जो लॉ है वो क्लियर बता रहा है कि जो बल लग रहे हैं ना क्रिया प्रतिक्रिया का, वो अलग अलग पिंडों पे लगते हैं, तो समान पिंड पे तो लगते ही नहीं है। प्रत्येक पिंड में हमेशा समान परिमाण का त्वरण उत्पन्न करती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो क्रिया प्रतिक्रिया है प्रत्येक पिंड पे समान त्वरण उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि आपको मैंने रिलेशन बताया था F = m में था, और अगर यहाँ पर A छोड़ रहे तो m यहाँ नीचे जाएगा, F/m = a हो जा रहा है। यानी त्वरण भार पे डिपेंड कर रहा है ना। बल तो इसका समान है ना क्रिया प्रतिक्रिया, पर ये मास इसका अलग होता है। तो जिसका मास कम होगा उसका त्वरण अधिक होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका त्वरण कम होगा, ये उल्टे चलते। तो समान परिमाण का त्वरण सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर नेक्स्ट, दो पिंड भिन्न पिंडों पर केवल तभी लगती है जब वे टकराते नहीं। सिर्फ टकराने से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं होता, ये संवेग संरक्षण का नियम होता है। और दो भिन्न पिंड जो परस्पर अन्योन्य क्रिया करना आवश्यक है, करेक्ट, ओनली टकराने से नहीं, अन्योन्य क्रिया करने पर ये लगता है। तो उसका आंसर है फोर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। इस एक क्वेश्चन में तीन पूरा ऑलमोस्ट आपको थर्ड लॉ समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 सिंपल सा है कि कौन सा वृद्धि संबंधन करने वाला, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें जिब्रेलिन, साइटोकाइन और ऑक्सिन, ये तीनों तो है वृद्धि बढ़ाने वाला, और एब्सिसिक एसिड है वृद्धि कम करने वाला। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, देखो ये क्वेश्चन अब मैंने आपको करवाया नहीं है, फिर भी आप इसको कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं समझाती हूँ। इस क्वेश्चन में पूछा है आपको कि संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों और जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित नहीं है। यानी कौन है जो संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित नहीं है? संकटग्रस्त मतलब जो संकट में है, जो ऑलमोस्ट लुप्त होने वाली है, जो उन पे खतरा है कि वो खत्म नहीं हो जाए। तो लुप्त प्राय प्रजातियां, सुभेद प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, ये विलुप्त प्रजातियां। अब देखने से समझ में आ रहा है कि विलुप्त प्रजातियां ऑलरेडी विलुप्त होती है। इसका मतलब विलुप्त यानी विलुप्त हो चुकी है वो, अब उनको संरक्षण क्या देंगे जब वो है ही नहीं, है ना। जब वो विलुप्त हो चुकी है तो संरक्षण का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका आंसर यही है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो देखिए आप कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन। इसीलिए मैं इस वीडियो को लाई हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो आप नहीं पढ़े ना, फिर भी आप उनको अपने IQ से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है और इसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा है। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरा मोटिव आपको डराना नहीं है, मेरा मोटिव है आपको मोटिवेट करना, ठीक है। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही है। अब हम कल से वापस अपना नेक्स्ट रेगुलर क्लासेस जो 4-5 बाकी है वो करेंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।